चलिए लिख लीजिए हेडिंग। अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, आवश्यकता है आप लोगों को, है ना। तो उसी को लेकर के आज चर्चा किया जाएगा कि आपके जीवन में या आपके पढ़ाई में या आपके तैयारी में ये जो अभिप्रेरणा है वो कितना काम करता है। मोटिवेशन या मोटिवेशन को आप कैसे देखते हो, ये आप लोगों का स्पेशल टॉपिक है। और प्रश्न मोटिवेशन का आप लोग लगातार देखेंगे तो 30 प्रश्न जो होते हैं सीडीपी के, उसमें एक प्रश्न या दो प्रश्न मोटिवेशन के होते हैं। और उस मोटिवेशन में सीधे सीधे प्रश्न आकर के सिद्धांतों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली बात ये बताइए कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन किसको कहेंगे। मोटिवेट होना या अभिप्रेरित होना, इसको अलग अलग रूप में समझें। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपने क्या किया है, टारगेट तय किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है और आपका कुछ ना कुछ गोल है ना। आपने जो टारगेट तय किया है, जो एम तय किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उसको पाने और जहां से शुरुआत कर रहे हो वहां से लेकर उसको पाने तक को आप जो भी काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अभिप्रेरणा की। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है और आपको किसी लक्ष्य को पाने के लिए कोई अभिप्रेरित नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभिप्रेरणा दो प्रकार से होंगी, अभी हम लोग देखेंगे। दूसरे के द्वारा किया जाने वाला मोटिवेशन और एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन या अभिप्रेरित होने की आवश्यकता होती है। तो एजुकेशन में किसी बच्चे को किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उसके लक्ष्य को प्राप्ति तक हम बच्चों को पढ़ाई के लिए, यहाँ एक टीचर और बच्चे के बीच का अभिप्रेरणा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिप्रेरणा को दूसरे रूप में समझे तो आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण ये होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, क्या अभिप्रेरणा किसको कहते हैं, अलग अलग लोगों ने इसको डिफाइन किया है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, ये आप लोगों को देखना है। तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या होगा। हम लोग अगर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है और आप बेहतर शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आप शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा आप बेहतर शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हो जब कोई भी विद्यार्थी सीखने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। अभी हमने कुछ क्लास पहले ही भी बात किया था कि पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट या विषय बाध्यता ज्यादा आवश्यक नहीं होता है। आप अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, सीखने की क्षमता है और आपके अंदर एक कोई अभिप्रेरित करने वाला है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी काम को करने के लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। काम करने के लिए आपको उत्साह होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो तरीके से, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरीके से आपको क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तब जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो। तो अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में समझे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या है, तो यहाँ से देखिए, किसी भी व्यक्ति के बिहेव को या व्यवहार को क्या कर देना, एक सही दिशा देकर जाना ताकि वो अपने लक्ष्य को किसी भी प्रकार के बाधा रहित क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके। इसी कारण से उसको काम करने के लिए क्या बनाया जाता है, उसको एक्टिव बनाया जाता है। आप लोगों को आया कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोस या कोई ऐसे पढ़ने को मिलता है जिसको पढ़ करके, सुन करके, देख करके आप कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं। अपने आप में क्या आता है, उत्साह आता है कि कई व्यक्ति के जीवन को ही देख के आप लोगों के अंदर लगेगा कि वो व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। थोड़ा या कुछ समय के लिए आपके अंदर आत्म अभिप्रेरणा जागृत होगी। या किसी वीडियो को आप देखते हो, कोई बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है ना, और आपको उसमें कनेक्ट करने का भाव है तो आप उससे प्रभावित होकर के क्या करते हो, खुद भी मोटिवेट होते हो। तो वही है कि जब आप अभिप्रेरित होते हो तो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है,
एक ठहरे हुए व्यवहार को दिशा देने का प्रयास करता है, उसको क्या बनाता है, सक्रिय एक्टिव बनाता है उसके मस्तिष्क को, और वो लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करने के लिए वो प्रेरित होता है। जो आपका टॉपिक है, चाहे डीएड हो या बीएड हो या टीएटी हो, सभी में अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है कि क्या है अभिप्रेरणा, किसको किसको क्या कहा जाता है। ये आप लिख सकते हो, ये प्रश्न बन सकता है कि मोटिवेशन कहाँ से आया हुआ शब्द है। कई बार शब्दों के बारे में कहा जाता है कि वो किस प्रकार का शब्द है। कुछ ग्रीक शब्द होते हैं, कुछ लैटिन शब्द होते हैं, कुछ ब्रिटिशी शब्द होते हैं। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी का तो मोटिवेशन शब्द है, लेकिन मोटिवेशन कैसे बना है? मोटिवेशन बना है किससे? मोवेर से। और मोवेर का मतलब क्या है? गति देना, टू मूव। आप लोगों की जो गति है या आप लोगों का जो रिदम है अभी पढ़ने का जो है, आप अपने ऊपर लेकर चलिएंगे पूरा मोटिवेशनल वाले भाग को। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, वो आपका लक्ष्य है ना। और लक्ष्य के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो वो आपका साधन है। जितने भी साधन अपना रहे हो, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो आपका साधन है, लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, क्लास अटेंड कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, साधन है। इन सब में आप क्या क्या कहना चाहिए इन्वेस्ट कर रहे हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सबसे ज्यादा कीमती है आपका समय दे रहे हो आप, है ना। आप अपना समय दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो सकता है कुछ लोग रात में जगकर पढ़ाई भी करते होंगे, वो भी जा रहा है। उसके साथ साथ आप आर्थिक रूप से भी इसमें क्या हो, साधन के रूप में उपयोग कर रहे हो। सभी चीजें लगी हुई हैं। अगर इसी बीच में जो आपकी गति है वो उस गति से ना हो रही हो जो आप लोग चाहते हैं, इसी बीच आपको कोई बोल देगा, या तो बोल दो तरीके से आपको बोला जा सकता है, भी सिद्धांतें आएंगी। कुछ लोग हो सकते हैं बोल देंगे 1 साल हो गया पढ़ाई कर रहे हो, 2 साल हो गया कोचिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, नहीं निकला टीटी, बोल सकते हैं। उस समय आपके अंदर क्या होगा, किसका भाव आएगा? आपके व्यवहार में गति आएगी, व्यवहार में चेंजेस आएगा, और आप उसकी बातों को क्या करेंगे, आप साधन बना करके आप हो सकता है कि आप उसी दिन से रात रात भर पढ़ना शुरू कर दें। मुझे ऐसा बोल दिया गया है, अब मैं उसको करके दिखाऊंगा। ये भी होता है ना। दूसरा ये होता है कि आपका देखो 2 तरीके से मोटिवेशन हो गया। एक तो हो सकता है आपकी गति देने के लिए, व्यवहार में गति देने के लिए बोल दिया जाए कि अभी टीएटी दिए थे 70 72 60 नंबर आया है और थोड़ा सा बस बचा था 10 15 नंबर, बस एक बार और मेहनत कर लो, फिर आपका नंबर आ जाएगा, पास हो जाओगे। तो ये दूसरे तरीके से मोटिवेशन है। तो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। आपको नकारात्मक रूप से कई लोग मोटिवेट करेंगे, जो आपको लगता हो डिमोटिवेशन है, लेकिन आपके लिए वो हो सकता है किसका काम कर जाए, मोटिवेशन का। तो ठीक है, तो यही बात है कि मोटिवेशन वो पावर होता है जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए क्या करता है, एक्टिव बनाता है। आपको बोलेगा कोई तो आपको बुरा लगेगा, और बुरा लगा तो आपका जो दिमाग है क्या हुआ, एक्टिव हुआ, और आपने अपने टारगेट को क्या किया, काम करने का प्रयास किया। डेफिनेशन है जो प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है उन लोगों ने कहा है, वुडवर्थ जो है बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनका मतलब है सिंपल लाइन जो हम अभी देख रहे हैं वही है कि मोटिवेशन वो इंटरनल स्टेज है, आंतरिक अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है, आपके अंदर है, सभी के अंदर है, जो किसी कार्य को करने के लिए इंसान को क्या करती है, प्रेरित करती है। दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे? गिलफोर्ड, गिलफोर्ड क्या है? गिलफोर्ड का एक सिद्धांत था बुद्धि का, बहु 3D कॉन्सेप्ट है ना, त्रिआयामी सिद्धांत। उन्होंने कहा है किसी भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्रियाशील बनने के लिए भी क्या है, इंटरनल स्टेज ही। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है तो आपकी अंतरात्मा ही उसको गति देगी, सीधी बात है ना। आपको पकड़ के कोई काम नहीं कराएगा या पढ़ने नहीं बोलेगा, आपको ऐसा कुछ बोल दिया गया जिससे आप आंतरिक रूप से क्या हो गए, एक्टिव हो गए, वही आपके लिए मोटिवेशन है। स्किनर भी कहते हैं कि जब हमको मोटिवेशन मिलता है तो वो ऐसा पावर होता है जो व्यवहार को प्रारंभ करता है, आपके व्यवहार को निर्देशित करता है और उसको लंबे समय तक क्या करता है, बनाकर रखता है। तो सरल भाषा में देखिए, जो मोटिवेशन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शक्ति है जो किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, आपको प्रेरित करता है तथा उसके व्यवहार को दिशा, गति और निरंतरता प्रदान करता है। बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, बातों को समझिए। हर व्यक्ति के
व्यवहार में परिवर्तन लाने का या उसके व्यवहार को आगे किस दिशा में वो जाने वाला है, उसकी गति और कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको बीच बीच में क्या किया जाता रहे, मोटिवेट किया जाता रहे। तो आपको कोई अगर बोलता भी है कि आपको बुरा भी लगता है, तो आपके लिए खुद के लिए वो मोटिवेशन का काम करना चाहिए। वो आपको भले डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो उसको आपको किस व्यू में लेना है कि मैं अब इससे क्या होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा। उसका व्यू नहीं था वैसा करना, लेकिन आपको मानना है कि हमको ये मोटिवेट किया गया है। तो जो हमने एक एक पॉइंट किया है उसकी वही एक विशेषता के रूप में शामिल होता है। पहली बात जो है कि जो मोटिवेशन होता है व्यक्ति को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है। कैसे एक्टिव बनाएगा, आपको कुछ लगा तो आपका जो व्यवहार है वो धीरे से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जिस दिशा में आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाना है उस दिशा को वो प्रदान करता है। ठीक है, और वो कब तक रहता है, ये आपके ऊपर है कि आपके इंटरनल मोटिवेशन को आपको बनाए रखना। आप 2-4 दिन सुने, उसके बाद ये तो रोज रोज मुझे बोलता है, फिर छोड़ो उनकी बात है, ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा। फिर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से आपको मोटिवेट कर सकता है। आप किसी चीज को देखकर खुद मोटिवेट हो सकते हो, या फिर आपको कोई बोलता है कि इसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, तो भी आप ये कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण पांचवा बिंदु है, हर इंसान जो अभिप्रेरित होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी आवश्यकता क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप किसी काम को करने के लिए एक्टिव होंगे और मोटिवेट होंगे, है ना। अब आपको बोला जाता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट घूमना है या विदेश घूमना है, बहुत अच्छा जगह है, आपको घूमना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन आपका घूमने में रुचि नहीं है, तो आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें भी बता दिया जाए, है ना। घूमने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मोटिवेट होंगे तो आप चले जाएंगे क्या। तो ये आता है फिर बीच में, घूमना मेरे लिए कितना सही है, तब तो आप मोटिवेट होंगे। तो व्यक्तिगत आवश्यकता और आपका इंटरेस्ट है, और आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जो अभी शुरू में मैंने बताया कि सबसे जरूरी होता है लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है और उसको कोई भाप गया, या आप स्वयं से अपने लक्ष्य को भाप गए हो, तो आप स्वतः मोटिवेट होते जाएंगे। तो ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि सिद्धांतों में ये बातें आएंगी। सीखने की गति और गुणवत्ता को बढ़ाती है। आपका जो मोटिवेशन है वो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। लक्ष्य बदलते रहते हैं, है ना, लक्ष्य के साधन भी बदलते रह सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जो समय में और जिस हिसाब से आपको परिस्थिति के हिसाब से मोटिवेट होना है। देखिए, अभी आपको कितना भी अच्छा अच्छा मोटिवेशन भाषण बता दिया जाए, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी आप मोटिवेट नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। एक हिस्सा है मोटिवेशन का। आपको कितना भी अच्छी जानकारी या कंटेंट अभी मिल जाए, लेकिन आपको सिलेबस ही नहीं पता है, तो आप मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। जो पढ़ाया जा रहा है या जो आपके पास है वही पढ़े जा रहे हैं। तो यही है कि समय और परिस्थिति के अनुसार से आप क्या करेंगे, अपनी गति को या अभिप्रेरित होने के तरीकों को बदलेंगे। जब कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है तो किसको प्राप्त करता है, सफलता को, सक्सेस मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कोई भी मोटिवेशन आप कैसे काम करते हैं। हर क्षेत्र में मोटिवेशन है ना, हर क्षेत्र में। सीधी बात है, काम करने के लिए लोगों को एक्चुअली ये जो अभिप्रेरणा है ये लोक प्रशासन का हिस्सा है, सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है अभिप्रेरणा। लोक प्रशासन में प्रशासन कैसे करना चाहिए, और प्रशासन अपने आप में, इसको अभिप्रेरणा को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है आईएएस आईपीएस कलेक्टर लोगों को नौकरी लगने के पहले और नौकरी लगने के बाद मोटिवेशनल अभिप्रेरणा को पढ़ाया जाता है, ताकि आप क्या कर सकें। इतने बड़े प्रशासन को संभालना है, जिले को संभालना है, राज्य को संभालना है, देश को संभालना है, और आपके अंदर इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, उनको काम देना भी है। काम कराओगे तो काम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम किसी को, देखिए डिपार्टमेंट बटा हुआ है,
है ना। और डिपार्टमेंट में अभी जो प्रशासन है वो अधिकतर नकारात्मक मोटिवेशन को लेकर काम करता है। अगर तुमने 3 दिन के अंदर टारगेट पूरा नहीं किया तो आप सस्पेंड हो सकते हो। तो ये अभिप्रेरणा है, किस रूप में? नकारात्मक। तभी तो रात रात भर ये ऑनलाइन पूरा काम करती है, बैठ के टारगेट पूरा करना है। ये होता है, सभी लोगों का काम है डिपार्टमेंट में, है ना। आवास नहीं मिल रहा है तो आज इतने टारगेट है, आवास दिवाना है, उनका काम है, आवास वाले का। नहीं होगा, एक मकान में दो दो आवास आवंटित कर दोगे तब भी दिक्कत है। तो ये जितना भी मोटिवेशन हो रहा है प्रशासन में, वो काम कराने के लिए तरीके हैं ये, है ना। एक मैं इसी को बता रहा था, पुरस्कार और दंड वो मोटिवेशन का हिस्सा होता है, कैरेट एंड स्टिक। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं मोटिवेशन और कैसे कैसे काम करता है। पहला चीज जो है, जब व्यक्ति किसी काम को अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, आत्मसंतुष्टि या ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहा हो, पढ़ाने के बाद जैसे आप लोगों के ऊपर मैं लागू कर देता हूँ, मैंने 1-2 दिन क्लास लिया है, क्लास लेने के बाद आपको लगता है कि टीचर के द्वारा जो चीजें पढ़ाई गई है उसको, मैंने तो नहीं बोला है इसको पढ़ना है, याद करके आना है, लेकिन आपने क्या किया, खुद से इसको लिखा, नोट्स बनाया, प्रिंट आउट लिया, जैसा भी किया आपने सेल्फ से किया, तो आप खुद से अपने पढ़ाई के लिए क्या हो, खुद से सेल्फ मोटिवेट हो। उसके बाद कोई व्यक्ति, जैसे बच्चे हैं अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ता है, इनको बिना बोले क्या है, पुस्तक पढ़ने में आनंद आता होगा, पढ़ने में इच्छा है, या फिर उनका टारगेट अलग है कि अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा तो मैं क्या हो सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ। तो जो मैं नहीं पढ़ाई करूंगा और फेल हो सकता हूँ, जस्ट दूसरा भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ अपने आप में खुद के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन होता है। अभी पूछूंगा आपके अंदर पहला वाला है कि दूसरा वाला है? दूसरा मोटिवेशन ये होता है जब आपको कोई किसी दूसरा व्यक्ति बोलता है, क्या कहता है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जॉब लग सकती है, तो इसको सुने आप, है ना। आपके अंदर तो वो नहीं था, बस पढ़ना है मतलब पढ़ना है। छोटे बच्चों को कहा जाता है 10वीं 12वीं में अच्छे से नंबर लेके आओ, आपको क्या किया जाएगा, हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा, 1-1 लाख रुपए पैसा मिलेगा। तो क्या होते हैं, दूसरे के द्वारा बोलने से वो मोटिवेट होंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। प्रशंसा कर दो तब भी मोटिवेट होते हैं, है ना। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आप लोगों की करते हो, अच्छे नंबर लाते हो टेस्ट में, तो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, है ना। या फिर बोल दो कोई मतलब नहीं तुम लोग को पढ़ाने से, 2 नंबर 4 नंबर लेके आते हो, तब भी मोटिवेशन आएगा। अगले बार हो जाता ना, जब भी आएगा अगले बार। कई लोग क्या है, अच्छे नंबर के लिए क्या होंगे, बाहर से मोटिवेट होते हैं। कई लोग पदोन्नति के लिए या फिर दंड से बचने के लिए काम करते हैं। ये किसी के द्वारा और मोटिवेट करने का हिस्सा है। उसको हम लोग किस रूप में देखेंगे? बाह्य। आंतरिक में खुद से सभी चीजें आएंगी, आपके अंतर मन से आवाज आएगी कि हाँ ये हमको करना चाहिए, ऐसे हमको प्राप्त करने से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आता है सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में वो दोनों का भी अलग प्रकार है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में अच्छी चीजें होंगी जो आपको क्या करेगा, पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, प्रोत्साहन, ये सबको आपको बताया जाएगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। नकारात्मक में आप डर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। और नकारात्मक में दंड, ये शिक्षा के मामले में चल रहा है ना, प्रशासन के मामले में भी यही काम करेगा। अगर आपको आगे काम करवाना है तो आपके लिए 2 चीजें हैं। पहले तो जिले में जो भी टास्क है, जो व्यक्ति सबसे पहले इस टारगेट को पूरा करेगा उसको हम क्या देंगे, पुरस्कार देंगे, है ना, जिला लेवल पे सम्मानित करेंगे। तो कुछ लोग सम्मान पाने के लिए अपने टारगेट के लिए बहुत तेजी से भिड़ जाते हैं। कुछ लोगों को बोल दिया गया कि अगर आप लोग 1 हफ्ते के अंदर काम नहीं करोगे तो जिनका जिनका काम नहीं होगा उनको सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो किसके डर से वो काम करेगा, मोटिवेट होगा? दंड या भय से, है ना। स्कूल में अगर कहा जाता है कि आज होमवर्क करके नहीं आओगे तो सबको मार पड़ेगी, तो वो मार ना खाएं उसके डर से क्या होता है, वो अभिप्रेरित होता है।
एग्जाम में फेल होने के डर से लोग पढ़ाई करते हैं। दो चीजें होती हैं, कोई व्यक्ति पास होने के लिए पढ़ता है, तो कुछ लोग किस लिए पढ़ते हैं? फेल नहीं होना है इसलिए पढ़ते हैं। दोनों की जो बातें हैं वो मुझे समझाइए, दोनों एक बात है। पास होने के लिए पढ़ना मतलब सकारात्मक भाव है, आपका पढ़ाई का मुख्य टारगेट एग्जाम पास होना है। नकारात्मक भाव पढ़ाई पढ़ाई दोनों में होगी। नकारात्मक भाव है कि आपको क्या नहीं होना है? फेल नहीं होना है, उस डर से पढ़ना है। तो यही है, बात एक है लेकिन आप मोटिवेट अलग तरीके से हो रहे हो, अलग तरीके से आप अपने आप को बना पा रहे हो। चलिए, कुछ ऐसे हैं जो अब प्रेरणा के हिस्से हैं। आपके पुराने नोट्स में तो शायद नहीं होंगी ये सब चीजें, कंटेंट और बहुत सारी चीजें मैं ऐड किया हूँ। जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? जन्मजात। हम अपने जीवन में देखते हैं कि आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे निहित हैं जो किसी काम को करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। जैसे खाना खाने के लिए आप कब उठेंगे? जब भूख लगेगा तब। भूख नहीं है तो आप भोजन नहीं करेंगे। तो भोजन करने के लिए मोटिवेशन का काम कौन करेगा? भूख, जो आपके अंदर जन्मजात है या हर इंसान के अंदर सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आप पानी कब पिएंगे? तो आप मोटिवेट कब होंगे? जब प्यास लगेगा तभी आप पानी पिएंगे। आप सोएंगे कब? जब नींद आएगा, है ना? तो नींद है, सुरक्षा है। आप लड़ाई कब करेंगे? जब सुरक्षा आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो किसी को मार दोगे दो चार झापड़, भाई कुछ असुरक्षा महसूस करोगे तब तो वो चीजें होंगी। तो ये कहता है कि जन्मजात या कोई बायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट है आपका, वो आपको डिपेंड करता है किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए, और ये हर इंसान में पाया जाएगा। सेकेंडरी जो होता है या द्वितीयक अभिप्रेरणा होता है, जो किसको होता है? जो जन्मजात नहीं होती, सोशल सोशल या सोसाइटी के हिसाब से ये तय होता है। आपको सम्मान पाना है, अब सम्मान पाना है। आपके अंदर क्या है? ऐसा कोई गुण है जो आपको लगता है कि मुझे नेता बनना है। तो नेता बनने के लिए क्या चाहिए? आपको कौन मोटिवेट करेगा? नेता बनने के लिए मोटिवेशन आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, तो समाज में जुड़ोगे, समाज में सम्मान लोग देंगे तब तो आपको वोट मिलेगा, है ना? सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सफलता हो गया, या सोशल जो स्वीकृति है, ये सभी चीजें क्या होता है? सेकेंडरी है। और प्राथमिक होगा जो आपके या सभी लोगों के अंदर जन्मजात निहित होता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया? तो हो सकता है कि ये दोनों में प्रकार में आपको पूछ दे। 6 प्रकार हो गए। पहला प्रकार कौन सा था? आंतरिक, इंटरनल। दूसरा हो गया बाह्य। तीसरा हो गया पॉजिटिव। देखिए दोनों पेयर पेयर में है ना? इंटरनल एक्सटर्नल, पॉजिटिव नेगेटिव, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए अब सिद्धांतों की बात करते हैं, और ये आपके लिए एग्जाम का ये प्रश्न यहीं से बनता है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के थ्योरीज, कि हम अभिप्रेरित कैसे होते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है। अब तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है मोटिवेशन में वो है यही। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं जिसका नाम है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, इन्होंने कहा कि मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो कभी भी नहीं आता है ना? आप मोटिवेट कैसे होंगे? आप सुनते जाइए, कहानी जैसा है, आप कॉन्सेप्चुअल है। मोटिवेशन का एक इन्होंने थ्योरी दिया कि ऐसा ही कोई मोटिवेट नहीं होता है, या मोटिवेशन के इन्होंने 5 प्रकार के एक तरीके बताए। हर इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए?
जिंदा रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बताइए। ठीक है, आपको दैनिक जीवन के जैसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके बिना आप एक गरीब आदमी है ना, और गरीब आदमी है और वो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज पैसा उसका खत्म हो जाता है। अब उनको बोला जाए, कोई आदमी जाकर के उसको मोटिवेट करने गया हो और उसको बोला जाए कि आप इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं, आपको समाज में सम्मान कमाना चाहिए, प्रतिष्ठा कमाना चाहिए, तो वो सुनकर मोटिवेट होगा क्या? वो बोलेगा सबसे पहले तो मुझे कल क्या खाना है, कल बच्चों के लिए क्या भोजन लेके आना है, उसकी मुझे पहले चिंता है, उसकी व्यवस्था पहले किया जाए, तब तो मैं आगे की सोचूं। तो उसको मान सम्मान बाद में चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि मूल आवश्यकता के हिसाब से तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जो है अभिप्रेरणा का थ्योरी जो है किस पे टिका हुआ है, हर व्यक्ति के आवश्यकता पर, नीड हायरार्की, ये थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहता है कि सबसे पहले किसी भी इंसान को उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करो तब मोटिवेट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, उसके शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे भोजन, भोजन ही नहीं तो भोजन दो तब मोटिवेट होगा, पानी दो, नींद दो तब मोटिवेट होगा। उसके बाद दूसरा आवश्यकता होता है हर इंसान का सुरक्षा। उसके बाद वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस जगह पर रह सकता है, उस हिसाब से उस पर काम किया जाता है, तब वो मोटिवेट होता है। तीसरा होता है तब वो सोचता है कि हम सम्मान, समाज में कैसा समाज की आवश्यकता क्या है, समाज में लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग उसको अपना रहे नहीं अपना रहे, उसके बाद वो मोटिवेट होगा। चौथी बात, आप प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए मोटिवेट होते हैं, चौथी बात। और सबसे अंतिम है, इन सब क्षमताओं का पूरा तरीके से आप अपने के लिए खुद, मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है, ये आत्म मोटिवेशन है ना। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है और उनको सुबह शाम गायों को या कुत्तों को कुछ खिलाने का एक क्या है, हैबिट है ना। वो उनको खिलाने के बाद क्या महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। वो सब करने से वो क्या महसूस करता है, फिर अपने आप को देखता है हाँ ये सब अच्छा काम है, वो ऐसा ही सुन करके मोटिवेट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको मोटिवेट होने के लिए 5 जो उपाय हैं, जिसमें 5 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहली होती हैं, है ना। ये सबसे बुनियादी आवश्यकता है, भोजन पानी आश्रय शारीरिक आराम। ये आवश्यकताएं क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ये सब दोगे तभी आप वो मोटिवेशन करेगा। उसके बाद वो दूसरे चीजों को सोचेगा, जैसे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता की बात है, या नौकरी की सुरक्षा होगी, है ना। पहले तो कुछ मिल जाए, नौकरी बाद में देखा जाएगा, ये है। दूसरी आवश्यकता किसकी होती है, नौकरी की सुरक्षा हो गई, या किसी एक जगह पर रहने की स्थिरता की आवश्यकता, स्वास्थ्य की सुरक्षा की आवश्यकता। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको मोटिवेशन का हिस्सा बनाता है। तीसरा जो आवश्यकता होता है, कैसे अभी हमने देखा, प्रेम स्नेह संबंधों की आवश्यकता तीसरी है। चौथा है आपको सम्मान कैसा मिल रहा है ना। आप अभी प्रेरित कैसे हो रहे हैं, मोटिवेट कैसे हो रहे हैं, देखिए। सबसे पहले आवश्यकता किसी की क्या होती है, जिंदा रहने की। उसके बाद वो धीरे धीरे समाज के लिए सोचता है, उसको लेकर मोटिवेट होता है। आपको बोला जाए आपको समाज के लिए कुछ करना है, या आपको बोला जाए कि आपको हर दिन क्या करना चाहिए, इतने अच्छे घर के हो, आपको हर दिन 10,000 रुपये लोगों को दान करना चाहिए, बहुत पैसा आपके पास, आप बोलोगे कम से कम मुझे तो कुछ मिल जाए नौकरी तब तो मैं करूंगा, तो मोटिवेट होंगे क्या आप। तो सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, खुद के लिए। उसके बाद आप समाज के लिए सोचो, फिर अपने आप के सम्मान के लिए सोचो, तब उसके बाद लास्ट होता है अपने आप के लिए, स्वयं साक्षात्कार के लिए, अपने आप को आत्मविश्वास के लिए आप सोचें। अभी आप लोग कौन से स्टेज में हैं, आपको मोटिवेट करना होगा तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे, पहली आवश्यकता तो आपकी पूरी हो रही है ना। भले उसका सोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसकी पूर्ति आपको हो रही है। लेकिन एक समय के बाद जब आप ही लीडर हो जाएंगे, आप मुखिया हो जाएंगे, और आपका जो सोर्स है, आप जिस पर आश्रित हैं, और वो सारा भार आपके ऊपर आ जाएगा, तो आप पहले आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप पहला प्रयास करेंगे, यही है ना। तो आपको उस समय बोला जाएगा समाज के लिए चलिए काम करिए,
नौकरी छोड़िए, चलो समाज के लिए काम करिए, तो आप जाएंगे अभी। सबसे पहले तो अभी क्या करना है आपको, रोजगार की आवश्यकता है। तो उनका मानना था, मास्लो का, अब्राहम मास्लो का, कि किसी भी इंसान को 5 प्रकार के मोटिवेट किया जा सकता है, और उसमें सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है, उनके व्यक्तिगत आवश्यकता की। ठीक है, चलिए दूसरा मोटिवेशन होता है, सबका नाम लिखेंगे जल्दी जल्दी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आपको दो आधारभूत आपके अंदर एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन कौन सी, जीवन और मृत्यु। दोनों को ध्यान रखेंगे। आप लोग जी क्यों रहे हो, क्यों जी रहे हो आप, बताइए। ये यही तो सिगमंड फ्रायड का कॉन्सेप्ट है। आप जी क्यों रहे हो, आपके जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है। ए नाम बोल जाओ, आप क्यों जी रहे हो, कभी सोचे हो कि हम लोग क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हम एक लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, वो क्या है, एक लक्ष्य प्राप्त के लिए जी रहे हैं, वो क्या है, सीमा है, मृत्यु। वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम जीवित रहेंगे। अब कितना भी कोशिश, तो दो मूल क्या है, प्रवृत्ति होती है, एक तो आपका जीवन जीने के लिए प्रवृत्ति होगा, और दूसरा सकारात्मक और नकारात्मक भाव से लिया जाता है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, मैंने अब प्रेरणा के हिसाब से इसको शामिल किया है, क्योंकि इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इन दोनों से आप क्या करते हो, प्रभावित होते हो, है ना। मृत्यु ना आ जाए इसके डर से आप अभिप्रेरित होते हो, और जीवन खत्म हो रहा है इसके लिए भी प्रेरित होते हो, या जीवन मिला है उसके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन को किस रूप में माना गया है, सकारात्मक कार्य जीवन की मूल, और विध्वंसात्मक कार्य मृत्यु। ठीक है, दो मूल प्रवृत्ति, ये ध्यान रखेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्रायड महोदय ने बोला है, दो प्रकार के इनका कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है मैकडूगल का। मैकडूगल ने किसी भी इंसान के अंदर मोटिवेट होने के लिए जो बातें बताई हैं, मैकडूगल बिल्कुल लिखेंगे, कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति की बात की है इन्होंने, 14 मूल प्रवृत्ति की बात की है। और यही मूल प्रवृत्ति है किसी व्यक्ति को काम करने के लिए उसको उकसाता है, बोल सकते हैं, या अभिप्रेरित करता है ये बोल सकते हैं, या प्रेरित करता है बोल सकते हैं। इसके 14 मूल प्रवृत्ति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 14 मूल प्रवृत्ति हैं आपके, आप भय से कार्य करने के लिए उत्तेजित होते हो या प्रेरित होते हो, क्रोध है आपके लिए काम करता है, आपका जो कार्यशैली है, गति कब आएगा, सामान्य रूप से बैठे हो और आपको कोई क्या दिला दे, गुस्सा दिला दे, आप क्या हो गए, तो आपका जो क्रोध होना, आपके जो आपके अंदर जो संवेग हैं, मूल प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अलग तरीके से वो काम करेगा। घृणा मतलब क्या होता है, आपने रस पढ़ा होगा, रस हिंदी में पढ़ा है, रस, रस को किस रूप में पढ़ा जाता था, रस में एक आता है, रस के कितने अंग हैं बताइए, मैं लाइन तो खींच दिया हूं, रस के कितने अंग हैं, कौन कौन से, हाँ चलो रस के प्रकार बताइए, 9। रस में आप लोगों ने सुना होगा संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव। इसमें
जो स्थाई भाव है, ये स्थाई भाव है 9 और कभी कभी 10। तो आपसे कभी पूछा जाए रस कितने के अंग हैं, तो रस के 4 अंग हैं और स्थाई भाव 10 प्रकार के हैं। और वही स्थाई भाव आपको दिखाता है कि श्रृंगार रस रति का स्थाई भाव आता है, हास्य रस हास का आता है, करुण रस किसका आता है, शोक का आता है ना। तो वही है कि आपके अंदर का जो संवेग है, इमोशन है, वैसे ही मैकडुगल बोलते हैं 14 प्रकार के हमारे अंदर रसों का स्राव हो रहा है, जिससे आप अपने अंदर क्या करते हो, मोटिवेट होते जाते हो। वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आत्माभिमान, भूख लगना, अधिकार भावना, कृत्रि भाव, आमोद, एकाकीपन, आत्महीनता, ये सभी चीजें हर इंसान के अंदर जन्मजात होती है, या कुछ क्या होती हैं बाद में आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो। ये एक बार कम से कम इसको जब भी पढ़ें तो 14 मूल प्रवृत्ति को ध्यान में रखेंगे। इसमें से ऐसे मूल प्रवृत्ति जो किसी भी व्यक्ति को बचपन से ही मिल जाया रहता है, वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को मैंने विकास की अवस्था में बताया था। क्या चीज, भूख, इसको आप किसी से सीखते नहीं हो, है ना। ये भय भी आप अपने आप में आता है। और क्या हो गया तीसरा, क्रोध, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मैकडुगल ने कितने दिए हैं, बिल्कुल 14 सिद्धांत दिए हैं। चलिए मोटिवेशन के अगले तरीकों को देखते हैं। चालक न्यूनीकरण सिद्धांत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी या थ्योरी ऑफ ट्रस्टी, प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, सीधे सीधे प्रश्न आ गए तो आप हड़बड़ा लिखे थे इसको भी, है ना। किसका सिद्धांत है, चालक न्यूनीकरण सिद्धांत या प्रणोद का सिद्धांत। इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक हमने अभी थार्नडाइक का भी सिद्धांत इसमें आएगा। आप अभी मैंने बताया कि आप कब मोटिवेट होंगे, आप भोजन कब करेंगे, जब आपके अंदर भूख जैसे चीजें आएंगी, है ना। आप पानी कब पिएंगे, जब आपके अंदर प्यास लगने का क्या होगा। तो उसी को हम लोग आवश्यकता से उत्पन्न जो ड्राइव है, उसी को हम लोग आधार मान करके आपको प्रेरित करने वाला हिस्सा मानेंगे। इस सिद्धांत है CL हॉल। इसको ऐसा भी अगर लिखा गया तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हॉल का सिद्धांत हर इंसान को मोटिवेट करने के लिए उसके अंदर आवश्यकता के हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा मोटिवेशन हिस्सा उत्पन्न होगा जिसको वो आगे काम करता है। भूख लगने पर क्या करता है कोई व्यक्ति, भोजन करता है। तो अगर आप लोगों को टीचिंग कर रहे हो और बच्चों को मोटिवेट करना होगा, तो बच्चे को किस समय किसकी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराना है, या सीखने में रुचि बनाए रखने के लिए बहुत सारे सुविधाएं देंगे, वो जिनको जिनको आवश्यक होगा उसको उठाकर वो काम करेगा। ये है कम से कम सिद्धांत, और उसके नाम बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेविड मैक्लेलैंड, ये इन्होंने क्या कहा है, आप कब मोटिवेट होते हो। अभी मैंने विशेषताएं पढ़ी हैं मोटिवेशन की, उस विशेषताओं को इन्होंने क्या किया है, अलग अलग ढंग से समझाया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सफलता प्राप्त करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की इच्छा से प्रेरित होता है। ये सबसे ज्यादा है, ये आप लोगों के लिए है कि आप का जो मोटिवेशन अभी के हिसाब से ये आपका चल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या करेगा, सफलता प्राप्त करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की इच्छा से प्रेरित होता है कि अगर मैं पेपर दिलाता हूं या दिलाती हूं तो मुझे क्या चाहिए, निश्चित रूप से सफलता चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ाई
कर रहा हूँ भाई, है ना। या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जो आपको लगता है कि अगर मैं इसको पेपर अच्छे से देता हूँ तो उसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे ये टेस्ट की बात हो गई, आपको कोई बोला जाए कि अच्छे से परफॉर्मेंस करना है तो आपके अंदर क्या आता है कि आज टेस्ट होगा तो मुझे क्या करना है, अच्छे से परफॉर्मेंस देना है। और जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन वो आपका टारगेट है, उससे पहले आप पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, जितना भी आप समय दे रहे हो, वो सबसे मेन क्या है, व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, लक्ष्य या परिणाम। कभी कभी कई लोग परिणाम को लेकर के ज्यादा आश्वासित हो जाते हैं, है ना। और थोड़ा सा इसको समझिए कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने सोचा है कि अभी भर्ती होगा, फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद लगने के बाद मुझे इस जगह पे पोस्टिंग मिलेगा, वहां जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, आया है ना, लग जाएगा उसके बाद। तो आपने तय कर लिया है किसको, परिणाम आपने सोच लिया है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे होगा तो वैसे, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ पैसे होंगे, इकट्ठा होगा, उसके बाद एक बड़ा सा घर बनाना है, ऐसे करना। ऐसा तो नहीं सोचे हो, है? घर नहीं बनाना सोचे हो, तो दूसरा काम करना है। जैसे तो आप लोगों को गीता में कहा गया है, सुने हैं ना, आपका अधिकार किस पर है, सुने हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका जो अधिकार है, आप कहां तक कर सकते हो, आपका अधिकार काम करने पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम को लेकर चिंतित मत, जो होना है वो होगा ही, है ना। कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसके बाद और है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। तो कर्म करिए, क्या करना है आपको, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करना है। क्योंकि आप केवल क्या कर सकते हो, कर्म। जो परिणाम आएगा ना ही उसको बदल सकते हो, ना सुधार सकते हो, वो तो होगा ही। अगर आपने परिणाम को ही पहले सोच लिया है और कर्म किया नहीं है, काम नहीं किया, कर्म मतलब पढ़ाई है ये, है ना, आपने किया ही नहीं तो आपका परिणाम कैसे आएगा। आप ज्वाइनिंग और पोस्टिंग और स्कूल तक भी सोच लिए होंगे तो क्या फायदा है। अभी बोले हाँ सोच लिए, बोले सब लोग सोच लिए हो। आप पहले ये सोचे कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, इस सोर्स को कैसे हम लोगों को मैनेज करना है, पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, स्कूल कैसे जाओगे, 10 बजे लगेगा तो सुबह स्कूल कैसे जाना है, ये भी सोच लिए होगे। तो आपका अधिकार क्या है, केवल पढ़ाई करने। यहाँ पर लेकिन आपको भूलना नहीं है आपके लक्ष्य को, और यही आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। आपका लक्ष्य या टारगेट पता होगा, अगर मैं नहीं बन पाया तो ये भय वाला जो टारगेट है आपका, तब क्या होगा। और प्रेशर भी नहीं लेना है ना, तो केवल मोटिवेट होना है, दबाव में नहीं आना है, तो दब जाओगे, उठ नहीं पाओगे। इसलिए कहा जाता है सफलता प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर है तो आप मोटिवेट हो रहे हो, है ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन की आकांक्षा रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। तो अगला जो सिद्धांत है आपके लिए बढ़िया है, फिर से आगे का जो अभी बात है वही है कि अपेक्षा मूल्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उसे विश्वास हो कि वह सफल होगा, है ना। कई लोगों का विश्वास है, उस सफलता का मूल्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपने इतना समय दिया, 2 साल 3 साल वैकेंसी आया, पढ़ाई लिखाई की और नहीं हुआ, तो ऐसा कई बार बैठ के आप लोग सोचते होंगे, है ना। और जिसके पास जॉब है उन लोग तो खैर दूसरा काम कर लेंगे, और आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग तो फिर नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप मोटिवेट तभी होंगे जब उसे विश्वास हो कि वह सफल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके अंदर परिणाम को लेकर आसान्वित होना अलग चीज है ना, और
आपका अधिकार तो कर्म करने का ही है, आपको केवल पढ़ाई करना है, लेकिन आपका टारगेट जो है आपके दिमाग पे ये होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि मुझे पास होना ही है, पोस्ट लेना ही है। ऐसा होकर आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, या आपको कोई बोला जा रहा है तब भी वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अभी मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अभी समय है 2-3 महीने 3 महीने, तो आप बहुत सारे चीजों को कर सकते हो। जिस दिन 1 महीने का समय रहेगा, आप ना किसी विषय को अच्छे से पढ़ पाओगे, ना ही नोट्स बना पाओगे, ना ही आप बेसिक ले पाएंगे। उस समय आप फिर पूरा मिक्स हो जाएगा। तो अभी से क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। सफलता का अनुभव प्रेरणा को क्या करता है, बढ़ाता है। कई बार असफलता भी आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है, दोनों चीजें हैं। चलिए, एक और है मैग्रेगर का प्रेरणा सिद्धांत। ये भी मोटिवेशन का एक बहुत सिद्धांत है, ये पूछा भी गया है। एक्स वाई सिद्धांत, बिल्कुल सुने हैं, डगलस मैग्रेगर। अच्छा, मैग्रेगर है, अमेरिकी है। इन्होंने जब सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रशासन के हिसाब से ये मोटिवेट कैसे लोगों को करना होता है उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी होते हैं, आप जैसे टीचर बनेंगे, अब टीचर बनने के बाद आपका काम क्या रहेगा, अब बताइए क्या काम रहेगा, किसको, और ऑफिस काम करेंगे, है ना, पूरा काम करेंगे। और वहीं पे आपके साथ भी एक इनका ज्वाइनिंग हो जाता है आपके स्कूल में, है ना, काम मिला है, और ये सब काम जानने के बाद भी ये बोलते मुझे काम नहीं आता। हो सकता है, लेकिन काम तो होगा। फिर आप बोलते हो दो मैं कर देती हूँ। फिर कुछ टास्क मिलता है, क्लास लेना है, मुझे थोड़ा काम है, आप ले लो। दो लोग होंगे। एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या करते हैं, अपने आप को इस रूप में बताने का प्रयास करते हैं जैसे कि उनको कुछ नहीं आता है और वो काम करने से बचते हैं। तो उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, तो दो तरीके से होते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई, दो विपरीत सिद्धांत होते हैं। और ये स्पेशली किसको लेकर के दिया गया था, कर्मचारी को। तो कुछ लोग ऐसे कर्मचारी होते हैं, हर विभाग में होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है एक्स टाइप के लोग, जो हम लोग बोल सकते हैं किस रूप में होंगे, ये निगेटिव रूप में होंगे। और वाई टाइप के लोग किस रूप में होंगे, पॉजिटिव रूप में होंगे। तो कर्मचारी का एक्स फैक्टर कहता है काम को ये नापसंद करते हैं, उनका कंट्रोल और दिशा की आवश्यकता होती है, जिम्मेदारी से बचते हैं, है ना। बस इनको काम दे दिया गया, जैसे ये हैं, इनको ये एक्स वाले हैं और ये वाई वाले, तो उनको कुछ काम दे दिया गया, तो वो जिम्मेदारी से क्या करेंगे, बचेंगे। मुझे नहीं आता है, पेमेंट बराबर मिल रहा है ना। आप कितने बजे स्कूल से वापस आओगे, फिक्स कर सोच के रखिए, आप कितने बजे आओगे, 3:30 बजे ये निकल जाती है ना। तो ये क्या होता है, जिम्मेदारी से बचने वाले हैं। जस्ट अपोजिट होता है, जो भी काम मिलता है उसको आनंद के तरीके से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, काम मिल गया तो दिमाग खराब, अब मुझे नहीं करना है, तो कौन करेगा, मतलब काम करेंगे ही लेकिन काम को क्या करते रहते हैं, नापसंद करते हैं। काम करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गाली दे दे के काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। जिम्मेदारी की तलाश करते रहते हैं कि अगर मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो मैं कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जो मैनेजमेंट जो स्टाइल है वो क्या होता है, निरंकुशवादी होता है, नियंत्रण है, शीर्ष से नीचे की ओर दृष्टिकोण होता है। ऊपर वाले को काम मिल रहा है तो नीचे वाले को लगेगा उसको देना चाहिए काम, उसको लगेगा उसको देना चाहिए काम। ये जो चीजें आती हैं यहाँ आती है। यहाँ पर कोई काम मिलता है तो कई लोग को लगता है कि अगर इस काम को मैं सीख लिया तो आगे जब भी मैं अकेला रहूंगा तो अगर मुझे टास्क मिलता है तो अच्छे से कर लूंगा, कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। ऐसे सोच वाले किस में आएंगे, वाई वाले में। अब एक्स फैक्टर में ऐसे लोग रहते हैं, मोटिवेट कैसे होंगे, उसको अगर बोल दिया गया कि आपको काम करने पर 1-1 तोला सोना मिलेगा तो तुरंत काम फटाफट, है ना, कंप्लीट हो गया। या फिर बोल दिया गया अगर नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम लोग को, तब ये लोग काम करेंगे। दो तरीके से इनको मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन इनको आंतरिक कारक जैसे नौकरी, संतोष और प्रतिबद्धता से, नौकरी में उनको क्या मिल रहा है,
संतोष मिल रहा है, उस हिसाब से आप कितना भी करिए। अगर नौकरी है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमको उसको करना है। तो कार्यस्थल पर मनोबल कम होता है, विश्वास की कमी होती है, उसके बाद इनका मनोबल अच्छा होता है, अच्छे बेहतर ढंग से इन लोग नए नए चीजों को करना सीखते हैं, रचनात्मक होते हैं, बड़े बड़े टास्क को आसानी से इन लोग कर सकते हैं। और जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो वाई फैक्टर है वो, तो जब भी आपको पूछा जाएगा किसके बारे में कि एक्स वाई फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया है, तो डगलस मैग्रेगर नहीं है। हाँ, उसके बाद पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है ये समझ में आ जाएगा। जो एक्स फैक्टर है वो क्या है, नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, वाई वाले होते हैं पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हो, थार्नडाइक का सिद्धांत। इन्होंने भी मोटिवेशन को लेकर क्या किया है, एक अपना सिद्धांत दिया है कि हर व्यक्ति मोटिवेट होता है तो उसके लिए, अभी हमने देखा है ना, भूख लगने के लिए, भूख लगता है तो हम ही तभी भोजन करते हैं। वही प्रकार का जो एसआर थ्योरी है, स्टिमुलेट और रिस्पॉन्स, आप तभी प्रतिक्रिया करोगे जब आपको कोई क्या करता है, उद्दीपक का काम करता है। और उद्दीपक का काम कैसे होगा, जैसे हमने थार्नडाइक का सिद्धांत देखा, उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था और एक पिंजरे में बंद करने के बाद एक बाहर क्या रख दिया था, उसको एक मछली रख दिया था। और वहां पर मछली रखने के बाद जो बिल्ली थी उसको क्या रखा गया था, भूखा रखा गया था। यही तो थार्नडाइक कहता है ना, वो जो भूख है उसके लिए किसका काम करता है, स्टिमुलेट का काम करता है या उद्दीपक का काम करता है। अगर उसके अंदर भूख नहीं होगा तो उद्दीपक नहीं होगा, तो प्रतिक्रिया नहीं करने वाला, रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। तो आप मोटिवेट कब होते हैं, जब आपका कोई ऐसा फैक्टर है जो उद्दीपक का काम करता है। तो अभी जिसमें हमने देखा कि भोजन कब करते हैं, भूख लगने पर। वही सिद्धांत है, आप उद्दीपित होते हैं तभी आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं। अब इधर थोड़ा सा इजी है, प्रोत्साहन का सिद्धांत जो हमने वर्गीकरण किया है, वही प्रोत्साहन। दो तरीके से प्रोत्साहन होता है, ये किसने दिया है, वाल्फ एंड पॉकमैन ने दिया है। एक तो पॉजिटिव रूप से आप प्रोत्साहित होंगे जो आपको सकारात्मक अभिप्रेरणा का काम करेगा, और दूसरा नकारात्मक। अभी देखें ना प्रकार, वो प्रकार को इन्होंने दिया है, किसने, वाल्फ एंड पॉकमैन ने। लिखते जा रहे हैं, पीडीएफ अभी मिलेगा, नहीं लिख रहे होंगे तो तुरंत इसको घर जाके नोट डाउन करेंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत इसने दिया है, ऐसे केवल सिद्धांत, और जो आपको लगता होगा जो महत्वपूर्ण है उसको। क्षेत्रीय सिद्धांत थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेंगे, पढ़ें इसको। क्षेत्रीय सिद्धांत ये भी आ चुका है, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्या कहा है, आप उसको पढ़िए। कुछ आया समझ में, क्या समझ में आया, कुछ बताएंगे आप लोग। मोटिवेशन का एक प्रकार है कि आपको कहीं बाहर काम करना होगा, बाहर आप सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ समय तक आप रह सकते हैं, लेकिन लगातार किसी क्षेत्र पर रहने के बाद आप उसी वातावरण में ढल जाते हैं और अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जब एडजस्ट हो गए आप, तो अब आप आपके अंदर क्या आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है। तो यही है, स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर के काम करता है। इसके दो तीन तरीके होते हैं। अगर आपको ऐसा स्थान दे दिया जाए जो आपके लिए रुचिकर हो, है ना, गर्मी के दिनों में आपको शिमला में काम करने भेजा जाए तो आप खुशी खुशी काम करेंगे, है ना, तो उस स्थान के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे और काम करके आनंद लेकर के आप आएंगे। तो ये प्रणोद और चालक का मतलब वही है कि आप कैसे वातावरण और एडजस्टमेंट, है ना, एटमॉस्फेयर और एडजस्टमेंट दोनों से ये संबंधित होता है क्षेत्रीय सिद्धांत। जहां जहां जिस स्थान पर आपको काम करना होगा
उसी हिसाब से आप ढलेंगे, तभी आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप मोटिवेट कब होते हैं किसी काम को करने के लिए? हेल्थ जो थ्योरी है, हसबर्ग ने कहा है कि हम अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर है, बीमार है, और उसको आप कितना मोटिवेट कर लो, वो काम करने में सक्षम ही नहीं है, तो मोटिवेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए है, अगर किसी बच्चे का या कि कोई व्यक्ति के पैरों में बाधा है ना, और वो दौड़ने में सक्षम नहीं है, अब उसको कितना भी बोलो, कितना बताओ, कितना भी वीडियो दिखाओ कि ऐसे दौड़ते हैं, वैसे दौड़ते हैं, इसको ऐसा दौड़ना है, तो वो मोटिवेट हो पाएगा? वो वहीं से उसका मस्तिष्क का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि उनको पता है कि मैं, आप कितना भी बता लो, मेरे अंदर वो क्षमता है ही नहीं, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही बात है, अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है, स्वस्थ है, तो आप तुरंत उसको मोटिवेट कर सकते हो। उसके बाद ये है शारीरिक गति और परिवर्तन सिद्धांत। विलियम जेम्स शेल्डर रदरफोर्ड इनके क्या थे? प्रतिपादक थे और समर्थक थे। सेम वही बात इन्होंने कही है, मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम का, और सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, और आवश्यकता के हिसाब से, तीनों चीजें, उसी हिसाब से आप क्या होते हो? मोटिवेट होते हो। ये आपके ऊपर काम कर सकता है, शारीरिक रूप से भी देखें या फिर आपके परिवर्तन सिद्धांत में भी देखें, आपको अब कितना भी आप मोटिवेट किया जा रहा है, और आप धीरे से, जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, उस समय समय क्या रहेगा आपके लिए? कम रहेगा। परिस्थितियां उस समय, अभी की परिस्थिति और एक महीने की परिस्थिति अलग होगी, फिर एक हफ्ते की परिस्थिति अलग होगी, एग्जाम के पहले दिन की परिस्थिति अलग होगी। कई लोग तो रात रात भर नहीं सोते हैं, एग्जाम होता है तो, है ना? उस हिसाब से मोटिवेशन काम करता है। और वैसे ही आपके शरीर में भी बदलाव आते जाते हैं, मानसिक प्रक्रिया में भी बदलाव आते हैं। सक्रियता सिद्धांत सोले सबरी और मेलगांव ने दिया था। सक्रियता का सिद्धांत यह होता है कि मोटिवेशन आप लेते हो, मोटिवेशन होते हो, तो आपके व्यवहार और दक्षता में बदलाव होता है। सीधा बात, व्यवहार में बदलाव हुआ मतलब स्थिर थे, वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और आप अपना काम करने के लिए तत्पर हो सकते हो। और एक आध सिद्धांत है क्या? संतुलन का सिद्धांत, इसको देखेंगे बाद में, पढ़ लेंगे आप। ये देखिए, शिक्षण अधिक्रम में अभिप्रेरणा का महत्व। आप जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे, अब अपने ऊपर लेके करिए, आपको कोई मोटिवेट किया या आप किसी को अभिप्रेरित किए, तो उनके पर या आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला तो सीखने के प्रति थोड़ा सा रुचि उत्पन्न होगा। अभी मोटिवेट हुए हो ना, अभी तो रुचि उत्पन्न होगा। अभी तो आप नहीं, कुछ दिन बाद आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, है ना? दोनों तरीके से, सकारात्मक और नकारात्मक। तो डंडा लेके नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब नकारात्मक अलग चीज हो सकता है। अध्ययन में कंटिन्यूटी बनाए रखती है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। पॉइंट जो भी है लाइन टू लाइन है। आप मोटिवेट होते हो तो आपके अंदर क्या आता है? क्रिएटिविटी बढ़ती है। जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बच्चे को मोटिवेट किया जाए स्कूलों में, तो सभी लोग जो हैं भाग ले रहे थे, दो चार बच्चे भाग नहीं ले रहे थे, उन लोग भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उनका। शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होता है। जो रैंक, जो नंबर ले आ रहे थे, उनमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। डिसिप्लिन आते हैं, और सकारात्मक व्यवहार उनके अंदर विकसित होता है। और लगातार समय समय पे आप मोटिवेट होते रहेंगे, तो जीवन पर्यंत आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति आती रहेगी। इसलिए आपको समय समय पे अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उनकी बातें सीखनी समझनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ताकि आप जो भी चीज़ सीखते हो, क्योंकि एक उम्र के बाद आप धीरे से मोटिवेशन के दूसरे पड़ाव में चले जाएंगे, और ज़्यादा उम्र दराज होंगे तो आप आध्यात्मिक मोटिवेशन लेंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए, सभी चीज़ें आपको किस रूप में काम करती है, सभी आपको मोटिवेट करती हैं। तो बिल्कुल मोटिवेशन के सभी हिस्से को आप ध्यान में रखेंगे।
जिसमें 3-4 थ्योरी है, जिसमें मैकडूगल वाला और XY फैक्टर और हॉल, है ना, उपलब्धि का अचीवमेंट सिद्धांत, ये सभी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रख करके काम करेंगे। ये था अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। चलिए अब थोड़ा सा गणित बना लीजिए, ठीक है, किसी को नहीं जाना है। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे? सर्कल। कल का टॉपिक बता देता हूँ। कल हम लोग पढ़ सकते हैं जो आप लोगों के लिए सिलेबस का बहुत अच्छा हिस्सा है, कैरिकुलम। सिलेबस, इसके महत्व, इसके प्रकार, ये है ना, ये पाठ्यचर्या को ही शिक्षाक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम को ही, पाठ्यचर्या को ही शिक्षाक्रम। और कभी कभी पाठ्य पुस्तक को भी पूछ दिया जाए तो तीनों एक यूनिट के हिस्से हैं, कैरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। है कि नहीं आप लोगों की? आप लोग पढ़े हैं ना, बीएड बीएड में तो ये होगा। बीएड में खासकर इसको शामिल किया जाता है और सहायक शिक्षक में है ये। और आज जो पढ़े हैं ना वो मिडिल स्कूल वाले में, दो में है। दोनों का अंतर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त को लेकर प्रश्न आ रहे हैं और वृत्त के साथ साथ आप लोगों का जो पेपर देखा हूं, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती, इसको भी लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वृत्त एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं गोला है, और गोले के बीचों बीच जो खींची गई रेखा हम लोगों को क्या कहलाता है? डायामीटर, व्यास। ये पूरा यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती थी? व्यास। व्यास की आधी दूरी यहां से यहां तक का त्रिज्या कहलाता था। अब हम लोग अगर बात करें अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का मतलब ये हो गया आधा वृत्त, है ना। आधा वृत्त में भी यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा? पूरा कहलाएगा इस बिंदु से इस बिंदु तक व्यास, और यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या कहलाती है, ये भी त्रिज्या कहलाता है। तो उस प्रकार से इसके कुछ सूत्र भी होंगे, है ना। तो सूत्र के हिसाब से आपको सवाल हल करने हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और जो भी फॉर्मूला बीच बीच में आता जाएगा। सीधी बात है, अगर परिधि निकालना होगा तो इसका परिधि क्या था? 2πr था। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा? ये तो यहां से यहां तक का है ना, तो ये आधा हो गया। कभी कभी इसको ऐसा लिखा जाता है 2πr, और ये d, इसको सूत्र को मैं लिख दूंगा। क्षेत्रफल निकाला जाता है तो πr का वर्ग ये इसका है, और ये आधा है तो इसका आधा, है ना। πr का वर्ग पूरे का है। ये 2πr ना होकर के केवल πr इसलिए होता है क्योंकि ये अपने में पूरा सर्कल पूरा नहीं करता। इसको मैं लिख देता हूं परिधि πr d यहां से लेकर यहां तक का हम लोग देखें ना, चारों ओर का माप ही परिमाप कहलाता है या फिर परिधि कहलाता है। इसका चारों ओर ना हो करके ये यहां से यहां तक का हिस्सा πr हो गया, पूरा रहता तो 2πr होता। हाफ d जोड़ दिए, तो कभी कभी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर देखिए पाई है, आर है, और इसको r प्लस आर लिख सकते हैं, 2r जुड़ा हुआ है। तो कई प्रकार से इसको लिखा जाता है, समय समय के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा।
त्रिज्या मतलब त्रिज्या, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल। चलिए अब क्वेश्चन को लेकर के आप लोग क्या करेंगे, हमने कुछ प्रश्न किए थे पिछले में। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो आपके लिए इजी होगा। एक वृत्त की परिधि परिधि मतलब हो जाएगा 2 पाई आर। एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है। अक्षर समझ में आता है कि नहीं, फिर कर्सिव टाइप का हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा। ये रिवीजन प्रश्न है जो आपको बनाना है। ये पूरा वृत्त है ना, अर्धवृत्त की बात नहीं है। पाई की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, 22/7। 2 पाई आर बराबर 242, वहां से आपको आर का मान मिलेगा, और 242 निश्चित रूप से 7 से कटना 22 से कट सकता है। 22 से कम 22, 22 से कम 22। चलो मैंने नहीं बोल रहा हूँ, चुप रहा हूँ। आपके लिए दूसरा प्रश्न देखता हूँ। कठिन हो गया क्या? वृत्त की परिधि दे दिया गया है 242 मीटर। परिधि क्या मतलब होगा, 2 पाई आर, ऐसे रखे थे मान, ये हो गया 242, तो 2 गुना 22/7 गुना आर 242। ये सीधे सीधे आपस में क्या छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं 22 से कम 22, 22 से कम 22, फिर 2 बचा, फिर 22 से कम 22। ठीक है, अब क्या बच गया, यहाँ बचा है 2r/7, ये हो गया 11×7=77, 2r बराबर 77, तो r बराबर होगा 77/2। ठीक है, ये r का मान है, आपको क्या निकालना है,
क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर का वर्ग। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 77/2, क्योंकि वर्ग में है तो 2 बार आएगा 77/2। आप काटिए, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 77, 11, 11, इन तीनों को गुणा करिए, 11 11 में 121 गुणा 77/2। इस दोनों का गुणा करिए और 2 से भाग देकर मुझे आंसर बताइए। नहीं आ रहा है समझ में, क्या कट रहा है कैसे? पहला ही प्रश्न कठिन हो गया है। दशमलव में है तो दशमलव में कोई परेशानी नहीं है। सही कटा है कि नहीं पहले देख लीजिए ना। अब 77 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा आप लोगों को। बताइए जल्दी। ठीक है, 0.5। ठीक, आया है ना? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आंसर सीधा लिख लीजिए। प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, आपको जब भी हल करना होगा आर की वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, आर के हिसाब से फिर आर इसमें उपयोग होगा, जिसमें जिसमें जिसकी आवश्यकता होगी उसका उपयोग आप लोग करेंगे। चलिए, आप कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है एक। एक गाय को खूंटे में बांधा गया है। वह जिस रस्सी से बंधा है उससे वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक घूमकर घास खा सकती है। रस्सी की लंबाई बताइए।
प्रश्न ये है कि मान लो यहाँ पर एक हमने क्या किया है, एक खूंटा बांधा। अब बांधने के बाद ये इतना लंबा है रस्सी उसका, ठीक है। यहाँ से गाय यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ खूंटा है, वो यहीं यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, इतना लंबा रस्सी है, यहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ तक भी जा सकती है, वो यहाँ से इधर भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, वो चारों तरफ घूम सकती है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने देखा है कि एक किसी वर्ग में त्रिज्या कितनी भी हो सकती है। तो अगर वो यहाँ तक जा सकती है तो चारों तरफ वो जिस त्रिज्या से वो क्या करना चाह रही है, घूमना चाहती है, वो घूम सकती है ना। यहाँ तक। तो आप ये समझिए, यहाँ सेंटर से कोई खींची गई रेखा हमारे लिए क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो जो रस्सी होगी वो हमारे लिए किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। यहाँ से यहाँ तक भी आएगी, यहाँ तक भी जाएगी, तो त्रिज्या है आर। अब प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए, इसको फिर से मैं बना देता हूँ। एक वर्ग है, सॉरी वृत्त है, और वृत्त में यहाँ से यहाँ तक आर क्या है, रस्सी है, ठीक। तो रस्सी का मतलब हो गया आर, और वो यहाँ के बीच के पूरे घास को खा सकती है ना। यहाँ का भी घास, यहाँ का घास नहीं खा सकती हो, लेकिन यहाँ पूरे अंदर का खा सकती है। तो उसने लिखा है 9856 मीटर क्षेत्रफल तक, मतलब ये पूरा एरिया वो घूम सकती है। तो क्षेत्रफल वही है। हमने फिर क्या समझा था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग, ठीक है। और क्षेत्रफल बता दिया है कितना है, 9856, जो किसके बराबर है, पाई आर के वर्ग के बराबर। हमको किसका मान निकालना है, रस्सी की लंबाई अर्थात आर निकालना है। अब पाई का वैल्यू हमको पता ही होता है, कितना होता है, 22/7। तो 22/7 गुना आर का वर्ग। अब देखिए 22 के पहाड़ा में या 11 के पहाड़े से इसको काटिए, कटेगा कितने बार में कटेगा, एक बार देखिए। हम देख लेते हैं, 11 से एक बार करके देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये 98 है, तो 11 अट्ठे 88, कितना बचा, 10 बचेगा। तो ये बन गया 105, 11 निया 99, और 105 है तो 6 बचा, तो यहाँ 6 हो गया, 11 छके 66, ये कट गया। फिर 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फाइनली क्या बचा है हमारे पास, 448 इधर बचा है, और आर का वर्ग बटे 7 इधर बचा है। अब आप इसका गुणा करिए, 7 चौक 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 56 के बाद रिमाइंडर, 7 चौक 28 और 5 33, 33 का क्या लिखेंगे, 3, फिर हासिल रिमाइंडर 3, 7 चौक 28, फिर 33 आ गया, तो कितना हो गया, हाँ उल्टा पुल्टा बता देते हैं भाई, 6 7 42, 7 8 56 का 6 होगा, हासिल 5 जाएगा ना, 3 1 3 6, ये आया है।
बराबर हो जाएगा आर का वर्ग। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब ये किसका वर्ग है, ये ढूंढना है ना। तो आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका बताना पड़ेगा, जो शॉर्टकट होता है। इसके रूल्स ये होते हैं, या तो ये इसका पहला अक्षर 4×4 = 16 अर्थात 4 होगा, या फिर 6×6 = 36 अर्थात 6 होगा। उसके बाद ये जो है 36 और 64 के किसके वर्ग में आता है, ये थोड़ा सा नियम होता है इसका, या फिर आप इसको दो भाग में बांट करके फिर निकाल सकते हो। कितने का है ये, आर बराबर, मैं लिख देता हूं सीधा 56। चलिए आगे देखें। आपको बनाना है जल्दी से। एक घोड़ा 14 मीटर नहीं, रस्सी से बंधी है, वह कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल का घास आ सकता है। घोड़ा है तो बंधा है। बताइए जल्दी से, अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या निकालना है। एक ऐसा एरिया है, रस्सी की लंबाई पहले दे दी गई है, आर बराबर 14 है। क्षेत्रफल निकालना है, सीधा बात। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, या मानते हैं या प्रश्न में है आपका, पाई आर का वर्ग। ठीक है, और रस्सी, रस्सी हम क्या मानेंगे, त्रिज्या या आर की लंबाई कितनी है, 14 मीटर। तो पाई आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 14 का वर्ग, मतलब कितने बार 14, 2 बार 14। यहाँ पे 14 का वर्ग लिखते, आर का वर्ग है तो। अब बताइए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सिंपल तरीके से आपको 22 का, 2 का और 14 का क्या करना है, गुणा करना है। कितना आ गया, 616 वर्ग मीटर। ये समझ में आया। ये वाला पहले देना था आप लोगों को, तब वो आप लोगों को बनाना आसान होता। अब परिधि निकालने बोला जाएगा तो निकाल लेंगे किसी से। वो आपसे फिर से देखिए, प्रश्न इसी में देखिए, वो घोड़ा यहाँ तक आ सकता है ना। अधिकतम वो ऐसे घूमते घूमते पूरा लास्ट स्टार जहां तक उसका मुंह जा सकता है, वहां तक का भोजन कर सकता है, तो एक बार ऐसे घूम सकता है। घूमना अर्थात परिधि कहलाता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि वो घास खाता है 1 घंटे में, थोड़े थोड़े मात्रा में घास खाता है, और उसका पूरा एक चक्कर घास खाने में लगा दिया, एक चक्कर पूरा किया वो 4 घंटे में, है ना। उस हिसाब से जो भी प्रश्न बनता है, त्रिज्या निकालनी होगी तो त्रिज्या निकाल करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। प्रश्न बार बार वही होते हैं, प्रश्न के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अर्धवृत्त में बताया हूं, अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक गोला है, गोला नहीं बोल सकते, वृत्त है, वृत्त का जो आधा हिस्सा है, ये यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाता है, व्यास कहलाएगा। ठीक है,
व्यास डी होता है, और डी में कितने आर होते हैं? 2 आर, आर प्लस आर, या हम लोग बोल सकते हैं डी या 2 आर। ठीक है, आर प्लस आर लिखें चाहे 2 आर लिखें, एक ही मतलब है। अब परिधि क्या होगा इसका? अभी बताया ना, परिधि मतलब ये होता है 2 पाई आर, उसका परिधि होता है पूरा गोले का, पूरा वृत्त का, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर, और ये क्या हो गया? डी, पाई आर और डी, ये आधा हो गया और डी पूरा हो गया। पूरा तरफ से घूमेगा ना, आपको यहाँ से गाड़ी से भेजा जाता है, एक चक्कर लगाना है तो यहाँ तक चक्कर लगा के रुकोगे कि यहाँ तक आओगे? एक चक्कर पूरा तब होगा जहां से निकले हो वहां पहुंचेंगे। तो ये हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल का मतलब होगा पाई आर का वर्ग का अर्धवृत्त है, तो इसको आधा कर देने से बटे 2 कर दोगे तो आधा हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र है। अब देखिए प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? हिंट ये है, सॉरी यहाँ पर पाई आर, इसको सुधार लेंगे, ये गलत हो जाएगा, पाई आर प्लस डी, डी भी जोड़ा गया है, पाई आर प्लस डी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर। ये आया है आप लोगों का सीजी व्यापम टीईटी 2022 में, यही प्रश्न आया है, सिंपल प्रश्न था। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो व्यापम के प्रश्न आ चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना 5 से 10%, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है 100% है। 100 मतलब 100, और कौन सा टॉपिक से आएगा? फिर यही तो आएंगे। कुछ आया आंसर? फॉर्मूला यूज करिए। 36 and 77। ठीक है, ठीक है, सूत्र में रखना है बात, जो भी कहा जा रहा है। आर का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, यहां से यहां तक की दूरी हमारे लिए आर कहलाएगी। 7 सेंटीमीटर दिया है। अर्धवृत्त की परिधि
हमने लिखा है अर्धवृत्त की परिधि, या तो हम पाई आर प्लस 2r लिखें, पाई आर प्लस 2r, तब भी आएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 2 धन 7, 7 और 7 यहाँ से खत्म, 22 बचा, प्लस 7 और 2 9, ये तो उल्टा हो गया, तो छूट गया क्या? यहाँ पे ना 2r लिखा था, ठीक ठीक, यहाँ पे 2r है, मतलब कभी तो उत्तर नहीं आएगा ना, ये हो गया 14, तब ये जा करके 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का वर्ग का आधा, या फिर आप लोग पाई आर का वर्ग निकाल लीजिए, उसका आधा उत्तर ले लीजिए, तो 22/7 गुना 7 का वर्ग सीधा हम लोग लिख देते हैं 49, इसका आधा कर लेंगे बाद में, 7 सत्ती 49, कितना हो गया? आंसर बता दीजिए, सीधा लिख देता हूँ, 154/270, ठीक है, 22 सत्ते 154, ये हो गया इसका सेंटीमीटर वर्ग में। चलिए आगे देखिए, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक व्यक्ति पहले लिख दिएगा, पहिए है, पहिए, इस एक व्यक्ति इस, आप लोग साइकिल या साइकिल पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, साइकिल भी होगा या साइकिल भी होगा, तो 11 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो बताइए, मैं शॉर्ट है ना क्वेश्चन, उसको मैं विस्तार से लिख रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में एक प्रश्न बैठे, तो बताइए साइकिल का पहिया कितनी बार घूमा? क्वेश्चन है कितने चक्कर लगाए? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब आप खुद को, अपने आप को थोड़ा सा इसको समझना है, मानना है। आप साइकिल चलाते हो,
नहीं चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो। एक सड़क है और सड़क में आपने क्या किया, साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल कैसे बनाते हैं, ये पहिया हो गया, पहिया ऐसे रिंग वाला होता है, और ये दूसरा हो गया, ये हैंडल। ये व्यक्ति बैठेगा और व्यक्ति क्या कर रहा है, थोड़ा समझना है, ठीक है। भले वो हाथ छोड़ के चला रहा है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन चला रहा है। अब देखिए यहाँ का मैं पहिया बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक। प्रश्न कहता है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका चक्का या पहिया जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r बराबर 14 है, ठीक। दूसरा कहता है कि ये जो चक्का घूमते 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 जाएगा ही ना, घूमते घूमते जाएगा, घूमते घूमते जाएगा, यहाँ तक पहुंचता है तो कितना किलोमीटर तय कर लिया है वो, 11 किलोमीटर वो पहुंच गया। प्रश्न ये है कि जब ये यहाँ से यहाँ 0 पॉइंट से 11 किलोमीटर तक पहुंचा तो उसके चक्के ने अपना सर्कल पूरा किया होगा ना, तो ये चक्का कितने बार ऐसे गोल गोल घुमा है, कितने बार गोल गोल घुमा है। कहने का मतलब है यह जो जमीन पे टिका हुआ है ये हिस्सा, ये वापस अब कब टिकेगा, हो सकता है इतना दूर आने के बाद टिके। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। आप देखिए चक्का को जिस जगह से आप स्टार्ट करेंगे वो एक चक्कर पूरा कब करेगा, एक परिधि पूरा होगा तो चक्कर पूरा होगा। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ से शुरुआत करने पर यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर पूरा होगा, यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर पूरा होगा, तो कितने बार घुमा होगा। अब प्रश्न को लेकर देखिए क्या क्या करना है आपको। पहली बात यह है कि आपके पास वृत्त है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त अर्थात क्या हो गया, पहिए की त्रिज्या कितनी है, r बराबर सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर हो गया है, मीटर से ही काम बनेगा। देख लेता हूं सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है, सेंटी को मिटा दीजिए। 11 किलोमीटर की यात्रा किया है, मतलब उसका दूरी कितना है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1100 मीटर, है ना। अब निकालना है परिधि, एक चक्कर है, 8 चक्कर में, 8 चक्कर में 11 किलोमीटर चले जाएगा। सोचिए सोचिए, परिधि कितना है, परिधि एक यहां से यहां तक घूमेगा तो एक परिधि कहलाएगा ना। तो वृत्त की, प्रश्न में परिधि दिया गया है क्या, परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर, परिधि कितना हो गया 2 पाई आर। आपको चक्कर लगवाना है, कितना बार चक्कर लगाना है वही पता करना है। दूरी कितना मीटर में 1100, तो कुल चक्कर होगा, कितना राउंड वो घूमा है, कुल चक्कर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना दूरी है उतने परिधि को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। यहां से यहां तक जाने के लिए अर्थात 1100 मीटर पहुंचने के लिए ये चक्का कितने बार घूमेगा, कितने बार घूमेगा, कितने बार घूमेगा, उसकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, जितना दूर है वो और जितना वो चक्कर लगा रहा है अर्थात परिधि, परिधि का मतलब होगा यहां से यहां तक का उसका लंबाई, है ना। बात यह है अगर इसका मान 10 होगा, एक चक यहां से यहां तक में ये चक्का, मान के चलो चक्के को, इस वृत्त को मैं खोल दूं, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, इसको समझिए, इसको मैंने खोल दिया, खोलने के बाद इसको मैंने बिछा दिया,
इसको यहाँ से सीधा करके मैंने बिछाया तो इतना दूर हो जाएगा। इसको बस समझिएगा, एक किसी चक्के को मैंने क्या किया, तोड़ा और बिछा दिया, सीधा कर दिया, तो कुछ दूरी जाएगी वो। अर्थात जो परिधि थी गोल, उसको मैंने इस रूप में लेकर आया, तो जितना ये परिधि था उतना एरिया ये जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक चक्कर। ये गोल है तो समझ नहीं आ रहा है ना, इसको बिछाने के बाद एक चक्कर, से यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही आपको ये कितने बार ऐसे गोल गोल हुआ होगा, बार बार ऐसे बिछाते जाएंगे तो हम लोग 11 किलोमीटर कवर कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे कितने बार हमने इसको बिछाया है, तो हो सकता है इसकी लंबाई कितने हो, 20, परिधि 20 मीटर आया होगा, तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ऐसे 20-20 मीटर के कितने राउंड। अब समझ में आया प्रश्न? तो दूरी हो गया 1100 बटे परिधि हो गया 2πr, परिधि का मान हो गया 2 गुना 22/7 गुना r का मान 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहां से कट जाएगा। और ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88/1, है ना। अब जब भिन्न के नीचे डबल भिन्न हो, उसको कैसे लिखते हैं, 1100/1 इसका हो गया और 1/88 इसका हो गया। ये कितने बार में कटेगा, 11 की पहाड़ी में आएगा, दशमलव में आ गया, दशमलव बताइए, है आया है? देखिए 11×8 = 88, 11 एकम 11, 11 संगम 0, 100/8 कितना हो गया, 12.5। थोड़ा देख के बताइए भाई, हिसाब किताब करके जैसा वो आया है। जगह है इधर आगे। ये आपने काटा है 1000/8 होगा, ये 100 इसका हो गया, नो कितना चक्कर होगा, 125 बोल रहे हैं आप लोग, कुछ लोग काट रहे हो सही ना। पहली बार तो ये बताइए, ये 1100 होगा कि 11,000 होगा, 1000, 1100। पहली बात ये बताइए, यहीं पर आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा फिर। 1 किलोमीटर में 1000, तो 11 किलोमीटर में 11,000, तो कैसे फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा आपका आंसर? सब में क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर, क्योंकि 12 चक्कर तो संभव ही नहीं है, 14 त्रिज्या है। लिख लीजिए इसको। कल हम लोग अब वर्ग, आयत और वृत्त के कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे। मौसम डिपेंड करेगा, है ना। क्लास नहीं रहेगा तो कुछ पेपर, क्योंकि मेरा भी पेपर है कुछ कुछ।